अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 69 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें भी वही पॉइंट्स क्वेश्चन को सपोज करते हुए उसी तरह से किया गया है। लेट P be a point on x axis with x कोऑर्डिनेट उसका बताया गया है a, x कंपोनेंट उसका a है, and q be a point on y axis with y कोऑर्डिनेट, वो b गिवन है आपको। तो एज गिवन बिलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान डिस्टेंस बताना है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसकी फिगर बना लें रफली, अच्छा ये नेगेटिव एक्सिस पर भी हो सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, जस्ट उसको जनरलाइज करने के लिए मैं पॉजिटिव साइड पर शो करता हूँ कि सपोज P इज़ अ पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट a है, तो y कंपोनेंट तो अंडरस्टूड है 0 होगा, और q इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b और x कोऑर्डिनेट तो अंडरस्टूड है 0 होगा। ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। This is origin x o x dash, this is y o y dash। अब इसके मुताबिक as given that P is a point on x axis, so its y coordinate is 0। दैट इज P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a0 एंड Q is a point on y एक्सिस, सो इसमें क्या होगा, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0, यानी इसमें q के कोऑर्डिनेट्स 0 भी होंगे। इन अदर वर्ड्स हमने p और q को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है। स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात डिस्क्राइब की है, प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में नहीं लिखा हुआ, तो हमने पहला काम तो उसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में किया है, जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लेकर आए हैं। अब अगले पार्ट्स में आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ a इज गिवन टू बी 2 एंड b इज 3। तो सबसे पहले वही p के कोऑर्डिनेट्स a0 means p is 2 0 और q के कोऑर्डिनेट्स 0b means 0 3। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला
फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू रेडिकल एब्सोल्यूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दिस इज x2 2 माइनस 0 और ये 0 माइनस 3 स्क्वायर। दिस विल बी रेडिकल में आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर और ये माइनस 3 स्क्वायर। 4 प्लस 9 दिस इज 13। दिस इज पी क्यू डिस्टेंस, तो ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि पेपर में तो ऑब्वियसली एक पार्ट ही आना है, लेकिन आपको हर पार्ट से पहले ये फिगर बना के थोड़ा ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, जस्टिफाई कर देता है उसको कि किस तरह से वो ऑडिट पेयर बने हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये हर पार्ट के लिए जर्नल स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट है इसका, A इज -8 एंड B इज 6। तो सबसे पहले P और Q, P is A0 means P is -80, whereas Q is 0B means 06। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मूला है d इज इक्वल टू रेडिकल x2 माइनस x1 के एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। पी क्यू एक्चुअल डिस्टेंस तो पी क्यू है ना, इज वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दिस इज -8 माइनस 0 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 0 माइनस 6 स्क्वायर। दिस इज -8 स्क्वायर और ये -6 स्क्वायर। यू नो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज 64 एंड 36, सम इज 100। अब 100 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए वो आउट ऑफ रेडिकल किया जा सकता है। तो आंसर 10 यूनिट्स। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। द वैल्यू ऑफ A इज -9 एंड द वैल्यू ऑफ B इज -4। तो सबसे पहले P की कोऑर्डिनेट्स A0 मीन्स -90 और Q के कोऑर्डिनेट्स 0B मीन्स 0 -4। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला D is radical absolute x2 माइनस x1 स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वो आ रहा है -9 माइनस 0 स्क्वायर और ये 0 -4, तो माइनस इंटू माइनस +4 हो चुका होगा स्क्वायर। 0 माइनस या प्लस करने से वो एज इट इज रहता है। दिस इज -9 स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81 एंड दिस इज 16,
तो 97 का स्क्वायर रूट आ जाता है पी क्यू डिस्टेंस, 97 स्क्वायर रूट यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशंस। एक्सरसाइज 9.1 खत्म होते ही आपकी बुक पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें प्रॉपर फॉर्म में नोट्स में किया गया है। बुक में ज़रा दो दो डेफिनेशंस इकट्ठी बता दी, काफ़ी मिक्स और कनेक्टेड लगती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस आती हैं तो नोट्स में उनको अलहदा सेपरेटली करके बताया गया है, वो बहुत बेहतर तौर पर बताया गया है। मैं बुक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसमें वो कमी बता सकूँ जो नोट्स में पूरी करके बताई गई है। तो डेफिनेशन आ जाती है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हों उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। वैसे अंडरस्टूड सी बात है कि दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। असल कोलिनियरिटी का 3 पॉइंट से चलता है, लेकिन चूंकि दो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इस वजह से हमें उसके बारे में ये बताना पड़ेगा। तो सपोज ये है पॉइंट P Q R, ये 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब कहेंगे कि जब वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। वैसे तो इस लाइन पर सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, तो सेम लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले तमाम पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, और या 2 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे एग्जिस्ट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हो तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हुए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैं वही पॉइंट्स P, Q और R की एग्जांपल देता हूं। ये 3 पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर है, लेकिन इसके लिए हम 3 का वर्ड यूज करेंगे, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो होते ही कोलिनियर हैं। 2 पॉइंट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हो कि वो एक लाइन पर एग्जिस्ट, यानी कोई से 2 पॉइंट्स है उनमें से एक लाइन तो बड़ी इजीली पास कर सकती है। तो इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो मामूली चेंज के साथ कि 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इतनी मामूली चेंज के साथ हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। बुक में अब ये क्या किया गया? बुक में वर्डिंग जो यूज की गई है कि 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line, otherwise they are called non-collinear points। अब अगर हम बुक के मुताबिक चलें और पेपर में आ जाता है कि डिफाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो क्या हम ये लिखेंगे बुक वाली वर्डिंग अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ये डेफिनेशन तो ना हुई। यही वजह है कि हमें इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन सेपरेटली नोट्स में सेपरेट करके दी गई है। कोलिनियर पॉइंट्स की एक अलग हेडिंग के साथ नोट्स में है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एक अलग हेडिंग के साथ नोट्स में है, राइट? इसी के साथ कंडीशन पता चलती है कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की। अब 3 पॉइंट्स P, Q एंड R को कोलिनियर कब माना जाएगा? कि जब PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस PR डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंसेस के सम के अगर इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन अगर PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस नॉट इक्वल टू PR डिस्टेंस आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स P, Q एंड R नॉन कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी या नॉन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की ये कंडीशन है कि 2 डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। तो ये भी बात बुक में भी है, वही अदरवाइज करके ही है।
लेकिन नोट्स में प्रॉपरली सेपरेट करके इसको बताया गया है कि जैसे बुक में लिखा हुआ है, लेट पी क्यू एंड आर बी द 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर इफ पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर डिस्टेंस, और फिर कॉमा के बाद अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये अदरवाइज वाली में वो पूरी बात नहीं बताई गई, तो नोट्स में इसको प्रॉपरली सारा सेपरेट नहीं करके बताया गया। तो किस तरह से आ सकते हैं? यू भी आ सकता है, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इकट्ठे भी आ जाए तो भी आपने अदरवाइज करके नहीं करना, आपने सेपरेट डेफिनेशन ही बतानी है। ये भी हो सकता है, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल्सो राइट द कंडीशन दैट द 3 पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर, तो वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बता देंगे आप। ये भी हो सकता है, यानी ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। यूं भी आ सकता है, डिफाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अंडर व्हाट कंडीशन 3 पॉइंट्स P, Q एंड R आर नॉन कोलिनियर, इस तरह करके भी आ सकता है। तो शक्लें कोई भी आ जाए, आपको कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और कंडीशन फॉर नॉन कोलिनियरिटी, ये 4 बातें आनी चाहिए। जो भी कॉम्बिनेशन बना के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। उसके बाद ये बुक के पेज 170 पर है, जबकि नोट्स के पेज 201 और 202 पर है। अगली डेफिनेशन इन्हीं से कंटिन्यू है, अगले पेजेस पर कंटिन्यू है। नेक्स्ट पेज पर डेफिनेशन आ जाती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल, पहली बात, एक क्लोज्ड फिगर का नाम ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। तो अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन, चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो प्लेन की बात करेंगे। तो अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ज्वाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो देखें, ट्राइंगल की डेफिनेशन वही कोलिनियरिटी के मुताबिक, तो 3 पॉइंट्स A, B और C तीनों नॉन कोलिनियर है ना, तो किसी प्लेन पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्लोज फिगर बन रही है वो ट्राइंगल है। तो नोट करें, की पॉइंट्स इसके 3 हैं। अ क्लोज फिगर का वर्ड जरूरी, इन अ प्लेन, प्लेन का जरूरी, ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र जरूरी, इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। मोर ओवर ये कि बेटा जितनी भी डेफिनेशंस आप करेंगे, मैं 10, 11, 12 चैप्टर के साथ बार बार बता चुका हूँ, फिर आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन थी, जो चैप्टर 1, 2, 3 या 4 में हमने पढ़ी, उनके बारे में तो ये स्टेटमेंट दी गई थी ना कि कोई भी डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल नहीं लिखनी है आपने, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। पेपर में आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। वही बात ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशंस में है कि वो तमाम डेफिनेशंस आपने विदाउट फिगर तो सोचना भी नहीं है, फिगर के साथ हर डेफिनेशन और उसके साथ उसकी कंसर्न प्रॉपर फॉर्म में बनाएगी एक फिगर। उसके बाद ट्राइंगल की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। याद दहानी के लिए चैप्टर 10 जब आपको करवाया था, उससे पहले ये सारा कुछ बताया भी था। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कर लेते हैं। एक थी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, पहली बात, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल था द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो द ट्राइंगल हुज ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट और लेस देन 90 डिग्री, ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों की तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस
यानी एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और वो है अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, वन एंगल, इसके तीनों एंगल एक्यूट, इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज, बाकी दो एक्यूट ही रहेंगे। तो जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज, अब ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल था? द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन हो, उनके दरमियान हो, तो वो तमाम एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज हो, रिमेनिंग टू तो अंडरस्टूड है एक्यूट होंगे ना। उसके बाद आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल whose one angle is right, 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। रिमेनिंग टू एंगल्स वो भी अंडरस्टूड है एक्यूट होंगे। तो वही बात फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि किसी भी ट्राइंगल में एटलीस्ट टू एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट है। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट है तो वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी, और अगर थर्ड एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। उसके बाद यही विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ट्राइंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle whose all the three sides are equal in length, तीनों साइड इन लेंथ में इक्वल है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है, ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं। यानी ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इन लेंथ। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाती है। A triangle whose two sides are equal in length whereas third side is different, दो साइड इन लेंथ में इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। टू साइड्स इक्वल। और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स थर्ड टाइप स्केलिन ट्राइंगल। द ट्राइंगल whose no side is equal to other side, कोई भी साइड दूसरे की इक्वल ना हो, तीनों साइड्स डिफरेंट इन लेंथ होंगी, नो साइड इक्वल। अब मैंने चूंकि सारी ट्राइंगल्स की बताई हैं तो जरा तरतीब इस तरह करके बताई है। आपकी बुक में ये चार डेफिनेशन है सिर्फ, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल, लेकिन आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नो डाउट यही चार है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन चार की है, लेकिन इनको भी कोई आउट ऑफ फोकस मत समझें और कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आपकी बुक के ही पेज पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है जरूर, मिसिंग क्या है उसकी फिगर, जो कि आपको नोट्स में पूरी करके बता दी गई। इसलिए बेटे मैं बार बार नोट्स का जिक्र कर रहा हूं कि ये डेफिनेशन हर सूरत आप नोट से कंसल्ट करें।
बिकॉज वहां पर फिगर्स के साथ है, वहां पर ये चीज़ों की जो कमी बुक में है वो वहां पर पूरी करके बता दी गई है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बुक में बताई गई है, इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। बुक की सीक्वेंस में पहले ये दी गई है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन है बुक की ही सीक्वेंस के मुताबिक। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल which has 2 of its sides with equal length while the third side has a different length। वही कमी वाली बात इसमें भी है कि इसमें भी फिगर नहीं है जो कि प्रॉपरली बुक में करके बता दी गई। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और अगेन वही बात, कमी फिगर की है जो नोट्स में पूरी कर दी गई, तो वहां से कंसल्ट करेंगे आप। और ट्राइंगल की आखिरी टाइप जो आपकी बुक में दी गई है, बुक के अकॉर्डिंगली, स्केलीन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्राइंगल इफ द मेजर्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। तीनों ही साइड्स लेंथ में डिफरेंट हो और अलॉन्ग विद द फिगर होनी चाहिए। फिगर आप लोगों ने खुद इसके साथ बनानी है। तो ये ट्राइंगल की टाइप्स जो बुक वाली हैं वो डिस्कस की, इवन उसके अलावा वाले भी डिस्कस की, एहतियातन के वो आपको आनी चाहिए, पता आपको उनका होना चाहिए, राइट। आपने नोट किया कि आज वाले लेक्चर में डेफिनेशन ज़्यादा थी, हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, ये वो डेफिनेशंस हैं जो यूजुअली स्टूडेंट को पहले से आती होती हैं, जस्ट उनको रिकॉल करवाने की ज़रूरत है, या वो एहतियात आपको बताई है कि इनके साथ फिगर्स बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज ये डेफिनेशंस आई थिंक ऑलमोस्ट सबको आती होती है पहले से। कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। ट्राइंगल से रिलेटेड आज डिस्कस हो गई। क्वाड्रिलेटरल की जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हैं वो डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 11 चैप्टर के साथ भी मैंने आपको अटैच करके बतानी है। तो ये डेफिनेशंस आप लोग साथ साथ याद करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।